नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में आज हम जो अध्याय ले रहे हैं वो है क्षेत्रवाद। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की थी। आज हम क्षेत्रवाद के बारे में बात करते हैं कि क्षेत्रवाद के बारे में पिछली कक्षा में हमने जो बात की उसमें प्रोफेसर रजनी कोठारी का हमने क्षेत्रवाद के बारे में दृष्टिकोण और उनका विश्लेषण के बारे में बात की। इनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें इन्होंने क्षेत्रवाद के बारे में बताया। आज की कक्षा में हम क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रवाद की भावना जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा देश अनेक क्षेत्रों में बंट गया और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के बारे में रजनी कोठारी के विश्लेषण के आधार पर हम उनके दुष्परिणामों के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है विभिन्न क्षेत्रों के बीच और संघर्ष तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान देता है और उसे ये चिंता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। अगला, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों में विकृत होना। भारत की क्षेत्रता के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य के बीच का संबंध कभी कभी अत्यंत कठोर रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ से थोड़ा सा झुक गई वही विवाद का विषय बन गया और केंद्र तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता है। अगला, स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। क्षेत्रता का एक दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के नेता और संगठनों का विकास हो जाता है जो जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं।
इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है। उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्न को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केंद्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते हैं। चाहे इनमें से कोई भी समस्या वास्तविक हो या केवल काल्पनिक हो। भाषा की समस्या का अधिक जटिल हो। क्षेत्रीयता का एक बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और अधिक जटिल बनाने का कारण बनाती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती है। विभिन्न भाषाई लोग क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रीयता का यह परिणाम जन कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यंत घातक सिद्ध होता है। अगला, राष्ट्रीय एकता को चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रता राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती है। क्षेत्रता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह राष्ट्रीय एकता की समस्या समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषारपात करती है, क्योंकि क्षेत्रता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव होते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए राजनीतिज्ञ ज्योति बसु कहते हैं कि समय बीतने के साथ साथ मैं भारतीयता को कमजोर होते हुए देख रहा हूँ। इस प्रकार की चिंता निराधार नहीं है, तथा इस चिंता का अपना औचित्य है। क्षेत्रवादता को रोकने के उपाय। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता के रूप में, प्रतीक के रूप में मानते हैं। इन्होंने जब भारत आजाद हुआ, अपनी बुद्धि बल, शक्ति बल के आधार पर भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में देखने की सोची। इसके लिए उन्होंने काम किया। विभिन्न रियासतों और जागीरदारों तथा अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुए क्षेत्रों को एक भारत के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। इसको रोकने के उपाय हम सुझाते हैं आज कि केंद्र सरकार की नीति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी उप संस्कृतियों क्षेत्रों का संतुलन, आर्थिक विकास संभव हो
जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम हो। दूसरा, सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना बना न सके। तीसरा, भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती न थोपा जाए, अपितु इस भाषा का प्रसार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करें। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को अपना सकें। केंद्रीय विधानमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीयता पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी संदेह न रहे। जहाँ तक संभव हो, व्यवहारिक हो, उप सांस्कृतिक क्षेत्रों को उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की जाए, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा आचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और ऐसे अवसर कभी ना हो जिसमें भावना भड़काने की बात आए। राज्य सरकारों को और विशेषकर केंद्र सरकार को द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का मौका कभी नहीं देना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि क्षेत्रता की तुलना में भारतीयता की भावना को महत्वपूर्ण माना जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर था। इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने राष्ट्र की भावना को ध्यान में रख करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के हिसाब से उन्होंने कार्य किया। क्षेत्रवाद भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनमानस में नवीन आकांक्षा उठने लगी। राज्य के नीति तत्व, पंचवर्षीय योजनाएं आदि कार्यक्रम इसमें काम किए। क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीतिक शैली पर काफी प्रभाव पड़ता है तथा आंदोलन राजनीति को बढ़ावा मिला है। संघर्षात्मक प्रादेशिकता की भावना को समाप्त कर उदार सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रसार की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद को समाप्त कर पाना संभव नहीं, परंतु क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां संयमित और नियंत्रित रूप से रहे तथा क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद में सामंजस्य की स्थिति संपूर्ण अंशों पर बनी रहनी चाहिए। क्षेत्रवाद के सकारात्मक पक्ष में बात करें हम कि क्षेत्रवाद होना एकता के रूप में तो ठीक है, परंतु भारत के संघ से अलग होना या अलग राज्य की मांग करना जिससे टुकड़े हों, वो गलत है। आज की कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस चल रहा है।
इसमें सभी सुरक्षित रहें, एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें, मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, परंतु शरीर भेद हो। हमें हमारे शरीर को दूर रखना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, लोगों से फ़ोन पे वार्तालाप करते रहें, हालचाल देखते रहें, वीडियो कॉल करते रहें, दूरियां बनाएं, मन की नहीं तन की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स।